वे एक आईबी अधिकारी थे। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन पर थी, लेकिन ये तभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके किसी करीबी की विश्वासघातकता के कारण उनका जीवन इस तरह समाप्त हो जाएगा। राजस्थान के चेतन प्रकाश गलाना के लिए यह सबसे चौंकाने वाली बात थी कि यह पहली बार नहीं था। इससे पहले भी 4 बार उनके साथ दुखद परिणत की साजिश रची गई थी। पहली 3 बार वे अपनी बुद्धिमत्ता से खुद को बचा लेने में सफल रहे, लेकिन आखिरी बार यानी 14 फरवरी 2018 को वैलेंटाइन डे के दिन झालावर रेलवे स्टेशन के पास उन्हें बेहोश हालत में पड़ा हुआ देखा गया। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि चेतन प्रकाश गलाना अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद मामला दर्ज किया गया, लेकिन शुरुआत में पुलिस कोई ठोस जानकारी नहीं जुटा पाई। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। पहले पुलिस ने सोचा कि शायद यह हार्ट अटैक था। पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर चेतन प्रकाश गलाना के साथ हुआ क्या था, क्योंकि वे एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी थे। उनके इस दुखद अंत के पीछे क्या कोई विदेशी एजेंसी थी या कोई और रहस्य? पुलिस ये अनुमान लगा रही थी कि शायद उनके पास किसी विदेशी देश की कोई गोपनीय जानकारी थी जिसे वे उस देश की गुप्त एजेंसी को नहीं बताना चाहते थे, या फिर अपने देश की कोई गोपनीय जानकारी उन्होंने शायद किसी को नहीं बताई थी। इसी वजह से उन्हें दुनिया से हटा दिया गया। तो आइए आज के वीडियो में देखें कि आखिर आईबी अधिकारी चेतन प्रकाश गलाना के साथ वास्तव में क्या हुआ था और इसके पीछे का रहस्य क्या था। राजस्थान के कोटा रामगंज मंडी के निवासी 32 वर्षीय चेतन प्रकाश गलाना पेशे से आईबी अधिकारी थे, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी। उनकी पत्नी का नाम अनीता मीरा है, जिनकी उम्र 28 साल है। वो पेशे से एक हाई स्कूल की टीचर थीं। साल 2011 में उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद उनका पहला बच्चा हुआ, जिसकी वर्तमान उम्र 5 साल से अधिक है। इसके बाद चेतन प्रकाश गलाना को आईबी ऑफिसर की नौकरी मिली और अनीता मीरा को सरकारी स्कूल में शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया गया। काम के सिलसिले में चेतन प्रकाश गलाना की पोस्टिंग दिल्ली में हुई। वो दिल्ली में अकेले रहने लगे। उधर अनीता मीना अपनी स्कूल की नौकरी के लिए झालावाड़ से ही आना जाना करती थी, यानी वो अपने मायके से ही स्कूल जाती थी। चेतन प्रकाश दिल्ली से छुट्टी लेकर महीने में करीब 2 दिन के लिए अपने घर आया करते थे, अपने माता पिता, पत्नी और बच्चे से मिलने। वो पहले कोटा के रामगंज मंडी में अपने माता पिता से मिलते और फिर झालावाड़ हाउसिंग बोर्ड में, जहां उन्होंने एक फ्लैट खरीदा था, वहां अपनी पत्नी से मिलने जाते थे। उनके इस नए घर में उनके सारे रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था। चेतन प्रकाश एक आईबी ऑफिसर थे और उनकी पत्नी अनीता मीरा एक हाई स्कूल शिक्षिका थी। उनके 2 बच्चे थे। सब कुछ सेट था, जैसे वो एक सपनों भरी जिंदगी जी रहे थे जिसमें कोई समस्या नहीं थी। पूरा परिवार बहुत खुश था, सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 14 फरवरी 2018 वैलेंटाइन डे के दिन चेतन प्रकाश हमेशा की तरह छुट्टी लेकर अपने घर की ओर ट्रेन से निकल पड़े थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस ट्रेन यात्रा का अंत उनके जीवन का अंतिम पड़ाव बन जाएगा। दिल्ली से वो राजस्थान आए और कोटा में अपने माता पिता के साथ कुछ घंटे बिताए। फिर शाम को ट्रेन पकड़कर झालावाड़ हाउसिंग कॉलोनी की ओर निकल पड़े। दूरी ज्यादा नहीं थी, बस 1 घंटे का रास्ता। ट्रेन में बैठकर चेतन प्रकाश ने अपनी पत्नी को फोन करके बताया कि वो 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। उधर घर पर उनकी पत्नी अनीता मीना और बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। करीब 1 घंटे बाद अनीता मीना के पास एक एसएमएस आता है, जिसमें लिखा था कि वो चेतन ट्रेन से उतर चुके हैं और अब ऑटो रिक्शा से घर आ रहे हैं। लेकिन समय बीतता गया, घंटों निकल गए, लेकिन चेतन प्रकाश घर नहीं पहुंचे। रात करीब 8:30 बजे अनीता मीना ने चेतन प्रकाश को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अनीता कुछ समझ नहीं पा रही थी। 1 घंटे में आने की बात कहकर अब 2 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया था, लेकिन वो अब तक घर नहीं पहुंचे थे। चेतन प्रकाश की पत्नी ने सबसे पहले अपने ससुराल में फोन करके पूछा
कि चेतन प्रकाश उनके घर से कब निकले थे। जवाब में अनीता मीना के ससुर ने बताया कि वे शाम 6 बजे के आसपास घर से निकल गए थे। इसके बाद अनीता मीना ने अपने ससुर को बताया कि चेतन प्रकाश अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। यह खबर सुनकर चेतन प्रकाश के पिता को कुछ शक हुआ। इसके बाद वे अपने स्तर पर विभिन्न रिश्तेदारों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर अनीता मीना भी अपने आसपास के रिश्तेदारों और परिचितों को फोन करके बताती हैं कि चेतन प्रकाश के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। 2 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन चेतन प्रकाश घर नहीं लौटे और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इसके बाद पास में रहने वाले उनके बहुत करीबी रिश्तेदार, जिनका नाम मनमोहन मीना है, जो रिश्ते में चेतन प्रकाश का साला और अनीता मीना का भाई है, को अनीता फोन करती हैं। वे अपने भाई को बताती हैं कि उनके पति 2 घंटे से ज्यादा समय से घर नहीं पहुंचे और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। वे कहती हैं कि अगर वो किसी की मदद से चेतन प्रकाश को ढूंढ सकें या उनकी कोई जानकारी जुटा सकें तो बहुत अच्छा होगा। अनीता की बात सुनकर मनमोहन मीना अपनी दीदी को आश्वासन देता है कि वे चिंता न करें, वो किसी भी तरह चेतन प्रकाश यानी अपनी दीदी के पति को ढूंढ निकालेगा। इसके बाद वो जैसा कहा वैसा ही करता है और घर से निकलकर झालावर स्टेशन की ओर जाता है। ऑटो लेकर वो झालावर रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि रेलवे लाइन के पास कुछ लोगों की भीड़ जमा है। मनमोहन मीना पास जाकर देखता है कि उसका जीजा यानी चेतन प्रकाश बेहोशी की हालत में रेलवे लाइन के किनारे पड़ा हुआ है। यह देखकर वो पूरी तरह से अस्पताल में डॉक्टर चेतन प्रकाश की जांच करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। जब मनमोहन मीना ये खबर अपनी दीदी अनीता मीना और बाकी परिवार वालों को देता है तो पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ जाती है। अस्पताल ने पुलिस को फोन करके सूचना दी। इसके बाद झालावर पुलिस स्टेशन के अधिकारी अस्पताल पहुंचे। साथ ही चेतन प्रकाश गलाना के परिवार के सदस्य भी अस्पताल आए। प्रारंभिक तौर पर चेतन प्रकाश की स्थिति देखकर ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था, क्योंकि उनके शरीर पर किसी तरह के जख्म का निशान नहीं था, न ही किसी तरह की सड़क पर हाथापाई या कोई संदिग्ध चीज का पता चल रहा था जिसके कारण चेतन प्रकाश के साथ ऐसी दुखद घटना हुई हो। इसके बाद 15 फरवरी को चेतन प्रकाश के शव का पोस्टमार्टम किया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई कारण नहीं मिला कि चेतन प्रकाश की ऐसी दुखद परिणति क्यों हुई। केवल एक ही लक्षण मिला था कि उनके पैरों और हाथों के नाखूनों में हल्का नीला रंग था। इसके अलावा फोरेंसिक रिपोर्ट में कोई अन्य लक्षण नहीं मिला। उसी दिन चेतन प्रकाश गलाना के पिता महादेव मीना ने पुलिस स्टेशन में अपने बेटे के मामले की जांच के लिए एक केस दर्ज कराया। चेतन प्रकाश कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे एक आईएबी अधिकारी थे। इसके अलावा उनके शरीर पर ऐसा कोई लक्षण नहीं मिला जिसके कारण उनकी मृत्यु हो। इसलिए पुलिस को लग रहा था कि इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है। इसीलिए पुलिस ने सीआरपीसी धारा 174 के तहत चेतन प्रकाश का केस दर्ज किया। प्रारंभ में सभी को लगा कि शायद चेतन प्रकाश का दिल काम करना बंद कर गया था, जिसके कारण उनके साथ ऐसी दुखद घटना हुई। लेकिन कोई विशेष जानकारी न मिलने के कारण ये केस ठंडा पड़ गया और आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर भी चेतन प्रकाश के पिता महादेव मीना इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वे फिर से पुलिस के पास गए और इस केस की गंभीरता से जांच करने की मांग की। इसके बाद वे एसपी ऑफिस गए ताकि इस केस की ठीक ढंग से जांच हो, लेकिन वहां भी काम धीमी गति से हो रहा था। फिर चेतन प्रकाश के पिता महादेव मीना ने 9 मार्च को जुडिशियल कोर्ट में एक लिखित शिकायत दर्ज की। दरअसल चेतन प्रकाश के पिता चाहते थे कि उनके बेटे की इस दुखद घटना के पीछे का असली सच सामने आए और इसके लिए वे उचित न्याय चाहते थे। इसके बाद लगभग 3 महीने बाद 12 अप्रैल 2018 को कोटा के आदेश पर सदर पुलिस स्टेशन ने इस केस की जांच के लिए एक टीम गठित की। चेतन प्रकाश के पिता ने बताया कि उनका परिवार पुलिस अधिकारियों को पूरी तरह से सहयोग करेगा और वे सभी से उनकी सुविधा अनुसार पूछताछ कर सकते हैं। वे चाहते थे कि उनके बेटे को न्याय मिले, ये पता चले कि आखिर उनके बेटे के साथ हुआ क्या था और अपराधी को सही सजा दी जाए। इसके बाद पुलिस टीम जांच में जुट गई और प्रारंभिक तौर पर यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या चेतन प्रकाश की किसी से दुश्मनी थी
क्या परिवार, भाई, रिश्तेदारों, दोस्तों या पत्नी के साथ उनका कोई विवाद या मनमुटाव था? साथ ही पुलिस ने यह भी जांच की कि चेतन प्रकाश दिल्ली से रेलवे स्टेशन तक कैसे आए। उन्होंने सभी जानकारी और सीसीटीवी फुटेज जुटाने की कोशिश की। साथ ही चेतन प्रकाश के फोन की कॉल डिटेल्स भी निकालने का प्रयास किया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि चेतन प्रकाश की मृत्यु के समय उनके पास उनका मोबाइल फोन नहीं था। पुलिस के मन में यह सवाल उठा कि अगर चेतन प्रकाश स्वाभाविक कारणों से हुई होती तो उनके पास उनका मोबाइल क्यों नहीं होता? इससे पुलिस के मन में गहरा संदेह पैदा हुआ। इसके अलावा ये भी सवाल उठा कि अगर वे ऑटो से घर जा रहे थे तो फिर रेलवे स्टेशन के बेहोशी की हालत में क्यों पाए गए? इन दो तथ्यों के आधार पर पुलिस के मन में गहरे सवाल उठने लगे। पुलिस के मन में गहरे सवाल उठने और गंभीरता से उन्होंने जांच को और पुलिस अधिकारियों को संदेह होने लगा। पुलिस अधिकारियों को संदेह होने लगा कुछ अपराधियों ने अपहरण किया होगा, कुछ अपराधियों ने अपहरण किया होगा घटना को अंजाम देने के बाद इस दुखद घटना को रेलवे स्टेशन के पास फेंक दिया। उनके शव को रेलवे स्टेशन के पास और सक्रिय हो गई और चेतन प्रकाश के केस की जांच को और चेतन प्रकाश के केस की जांच को उन्होंने चेतन प्रकाश के रिश्तेदारों, उन्होंने परिवार के बारे में रिश्तेदारों से जानकारी, परिवार के बारे में बारीकी से जानकारी जुटानी शुरू की। खुशहाल थे, दोनों सरकारी नौकरी करते थे और उनके 2 बच्चे भी थे। परिवार में किसी के साथ कोई समस्या नहीं थी। उनकी पत्नी यानी अनीता मीना पहले 3rd ग्रेड में नौकरी करती थी, लेकिन बाद में उनकी प्रमोशन होकर 2nd ग्रेड हो गई थी। वे अपने मायके से ही स्कूल आती जाती थीं, क्योंकि वहाँ से उनका स्कूल बहुत नज़दीक था। परिवार, बच्चों, पति और नौकरी को मिलाकर वे बहुत खुशहाल थे। अचानक दिसंबर 2014 में अनीता मीना के स्कूल में एक नई शिक्षिका की नियुक्ति हुई। इस नई शिक्षिका के साथ अनीता मीना की दोस्ती हो गई। वह शिक्षिका भी विवाहित थी और उसका पति अक्सर उसे स्कूल छोड़ने आता था और ऑफिस खत्म होने के बाद उसे घर ले जाता था। लेकिन अनीता मीना ने एक बात नोटिस की कि इस नई शिक्षिका का पति उन्हें बहुत परिचित लग रहा था। इस नई शिक्षिका के पति का नाम प्रवीण राठौर था और वो भी पुलिस की गोपनीय शाखा में काम करते थे। दरअसल अनीता मीना और प्रवीण राठौर स्कूल के दिनों में सहपाठी थे और बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त थे। समय बीतने के साथ दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। फिर जब भी प्रवीण राठौर अपनी पत्नी को स्कूल छोड़ने आते तब अनीता मीना से उनकी कम ज्यादा मुलाकात हो जाती थी या हाय हेलो और बातचीत होती थी। धीरे धीरे उनके बीच पुरानी यादें फिर से ताजा होने लगीं। फिर 2015 में रक्षाबंधन के मौके पर अनीता मीना ने प्रवीण राठौर को अपने नए घर यानी हाउसिंग कॉलोनी में खरीदे गए फ्लैट में बुलाया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि हाउसिंग कॉलोनी में ये फ्लैट खरीदने के दौरान प्रवीण राठौर ने दलाली के रूप में अनीता मीना और चेतन प्रकाश से लगभग 10 लाख रुपए लिए थे, जबकि उस फ्लैट की कीमत करीब 35 लाख रुपए थी। रक्षाबंधन के दौरान अनीता मीना ने प्रवीण राठौर को राखी बांधी थी। वर्तमान समय में पुलिस टीम अपनी जांच को और गहराई से चला रही थी। उन्होंने चेतन प्रकाश से लेकर उनके रिश्तेदारों और परिवार के सभी लोगों के मोबाइल की कॉल हिस्ट्री निकालने की कोशिश की। सभी की हिस्ट्री निकाली गई, लेकिन उसमें कोई खास संदिग्ध जानकारी नहीं मिली। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि चेतन प्रकाश की पत्नी अनीता मीना के मोबाइल की कोई हिस्ट्री नहीं मिली। यानी अनीता मीना के मोबाइल की हिस्ट्री पूरी तरह से साफ थी, जैसे कि उसे रीसेट कर दिया गया हो या पूरी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी गई हो। पुलिस के मन में तभी संदेह पैदा होने लगा कि जहां सभी के मोबाइल में कुछ न कुछ हिस्ट्री होती है, वहां अनीता मीना के मोबाइल में हिस्ट्री क्यों नहीं है। इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल टीम की मदद से अनीता मीना के मोबाइल का पूरा कॉल और डाटा हिस्ट्री रिकवर किया। यहाँ से एक सनसनीखेज जानकारी सामने आती है। अनीता मीना, जो चेतन प्रकाश की पत्नी थीं और जिन्होंने प्रवीण राठौर को अपने हाथ से राखी बांधकर उसे भाई कहा था, उसके साथ नियमित रूप से बातचीत करती थीं। यहाँ तक कि जिस दिन चेतन प्रकाश की दर्दनाक हुई, उस दिन भी अनीता मीना ने प्रवीण राठौर से बात की थी। इसके बाद पुलिस अधिकारियों को चेतन प्रकाश के कुछ व्हाट्सएप मैसेज और एसएमएस भी मिले, जिनमें यह देखा गया कि अनीता मीना और चेतन प्रकाश के बीच कुछ विषयों को लेकर तकरार चल रही थी। जांच को और आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने चेतन प्रकाश के पिता महादेव मीना से बात की और पूछा कि चेतन और अनीता के बीच संबंध कैसे थे। जवाब में महादेव मीना ने बताया
कि पिछले कुछ महीनों से उनके बीच में कुछ मतभेद चल रहे थे। असल में समस्या की जड़ थी प्रवीण राठौड़, जिसे अनीता ने राखी बांधकर भाई कहा था। अनीता मीना जो अपने नए फ्लैट में अकेली रहा करती थीं, वहां प्रवीण राठौड़ का लगातार आना जाना लगा रहता था। यहां तक कि जब अनीता के सास ससुर या माँ बाप फ्लैट पर आते, तब भी वे अक्सर प्रवीण राठौड़ को वहां मौजूद पाते। परिवार वालों को ये बात असहज और आपत्तिजनक लगने लगी और उन्होंने अनीता से साफ कहा कि किसी एक व्यक्ति का इतना बार बार घर आना ठीक नहीं है। ये बात धीरे धीरे चेतन प्रकाश तक भी पहुंच गई। उन्होंने भी यही बात नोटिस की और अनीता को साफ तौर पर कहा कि प्रवीण का इस तरह बार बार आना बंद होना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम को प्रवीण राठौड़ पर गहरी शंका होने लगी। उन्होंने निर्णय लिया कि प्रवीण राठौड़ से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि संभव है कि वह इस केस में किसी रूप से शामिल हो या उसके पास कुछ संदेहजनक जानकारी हो जो इस केस की गुत्थी को सुलझाने में मदद कर सकती है। जब पुलिस की टीम प्रवीण राठौड़ के घर पहुंची तो उसके परिवार के सदस्यों ने बताया कि प्रवीण एक सीक्रेट ऑपरेशन पर शहर से बाहर गए हैं और उन्होंने जाते समय ये बता दिया था कि उनका मोबाइल फ़ोन बंद रह सकता है, इसलिए घर वालों को इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जांच टीम ने प्रवीण राठौड़ के बारे में जानकारी जुटाने के लिए उनके कार्यरत पुलिस स्टेशन से संपर्क किया। जब जांच टीम ने प्रवीण राठौड़ के बारे में पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि प्रवीण राठौड़ को किसी गुप्त ऑपरेशन के लिए कहीं नहीं भेजा गया था। अब जांच पुलिस टीम को यह समझने में देर नहीं लगी कि इस घटना में प्रवीण राठौड़ किसी न किसी तरह से शामिल है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह घर से झूठ बोलकर कहीं और क्यों जाता और परिवार को ये क्यों कहता कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ रह सकता है। इसके बाद जांच टीम ने अपने गुप्त सूत्रों के माध्यम से जानकारी इकट्ठा की और प्रवीण राठौड़ को पूछताछ के लिए बुलाया। दरअसल भले ही अनीता मीना ने प्रवीण राठौड़ को भाई कहकर राखी बांधी थी, लेकिन उनके बीच का रिश्ता कुछ और था। उनके बार बार घर आने जाने की वजह से परिवार वालों को संदेह होने लगा था। असल में अनीता मीना और प्रवीण राठौड़ स्कूल के दिनों से एक दूसरे को पसंद करते थे। उनके बीच रिश्ता था, लेकिन अलग अलग जाति होने के कारण वे एक दूसरे से शादी नहीं कर पाए। इसके बाद दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। अनीता मीना ने चेतन प्रकाश से शादी कर ली और प्रवीण राठौड़ ने किसी और से शादी कर ली। लेकिन दिसंबर 2014 में जब प्रवीण राठौड़ की पत्नी को अनीता मीना के स्कूल में नौकरी मिली, तब से उनकी फिर से मुलाकात होने लगी। इसके बाद उनके मन में पुराने रिश्ते को फिर से जीवित करने की चाहत जागने लगी और उनके बीच नया रिश्ता शुरू हो गया। समय बीतने के साथ परिवार वालों को उन पर संदेह होने लगा। यह संदेह तब और बढ़ गया जब चेतन प्रकाश और अनीता मीना का दूसरा बच्चा हुआ। अस्पताल से लेकर घर तक हर जगह प्रवीण राठौड़ उस बच्चे के प्रति अतिरिक्त स्नेह और देखभाल दिखा रहा था, जैसे कि बच्चे का डायपर बदलना, उसे गोद में लेना और उसका ख्याल रखना। ये सारे काम प्रवीण राठौड़ कर रहा था, जबकि कागजों में बच्चे का पिता चेतन प्रकाश गलाना था, लेकिन प्रवीण राठौड़ बच्चे की ज्यादा देखभाल और सेवा कर रहा था। इस वजह से चेतन प्रकाश के मन में संदेह और गहरा हो गया। उन्होंने अनीता मीना से कहा कि वे बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं। इसके बाद अनीता मीना और प्रवीण राठौड़ के मन में डर बैठ गया, क्योंकि अगर डीएनए टेस्ट हो जाता तो उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाती। उनके भाई बहन के रिश्ते के पीछे छिपा असली रिश्ता सबके सामने उजागर हो जाता। इसके बाद प्रवीण राठौड़ और अनीता मीना ने योजना बनानी शुरू की कि चेतन प्रकाश गलाना को रास्ते से कैसे हटाया जाए। उनकी योजना के अनुसार उन्होंने लगभग 3 बार चेतन प्रकाश को दुनिया से हटाने की कोशिश की, लेकिन तीनों बार वे नाकाम रहे। पहली बार प्रवीण राठौड़ ने अपने दोस्त शाहरुख खान, जो आरटीओ ऑफिस में काम करता था, से संपर्क किया। इसके अलावा शाहरुख खान विभिन्न प्रकार की गाड़ियां किराए पर देने और खरीदने बेचने का काम भी करता था। 19 जून को पुलिस ने शाहरुख खान को गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू की। इस पूछताछ में केस का पूरा रहस्य खुल गया और एक एक करके सारी सच्चाई सामने आने लगी कि चेतन प्रकाश गलाना के साथ क्या हुआ था। दिसंबर 2017 के अंत में प्रवीण राठौड़ और शाहरुख खान के बीच दोस्ती हुई। तब प्रवीण राठौड़ ने शाहरुख खान को बताया कि उनकी बहन का पति उनकी बहन पर बहुत अत्याचार करता है और उसे दुनिया से हटाना होगा। इसके लिए प्रवीण राठौड़ ने शाहरुख खान को लगभग 3 लाख रुपए दिए। इसके बाद शाहरुख खान ने
अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर चेतन प्रकाश को हटाने की योजना पर काम शुरू किया। 25 दिसंबर 2017 को जब चेतन प्रकाश दिल्ली से घर आ रहे थे, तब कुछ अपराधी उस ट्रेन में चेतन प्रकाश का पीछा करने लगे। चूंकि प्रवीण राठौड़ ने पहले ही चेतन प्रकाश की सारी जानकारी, जैसे कि वह कहां से कहां जाएगा और वो दिखने में कैसा है, शाहरुख खान और उसके साथियों को दे दी थी। इसके बाद जब चेतन प्रकाश झालावाड़ से दिल्ली जा रहे थे, तब शाहरुख खान और उसकी टीम ने उनका पीछा शुरू किया। चूंकि उस समय सर्दी का मौसम था और सभी ने मफलर या स्वेटर पहन रखा था, इसलिए भीड़ में चेतन प्रकाश को ढूंढना मुश्किल हो गया। इस वजह से शाहरुख खान की टीम पहली बार नाकाम रही और चेतन प्रकाश बच गए। इसके बाद शाहरुख खान ने अपने एक नाबालिग दोस्त से संपर्क किया जो लॉरी चलाता था। ठीक उसी तरह चेतन प्रकाश घर आ रहे थे और ट्रेन से उतरकर स्कूटी से अपने घर की ओर निकले थे। उनकी योजना थी कि जब चेतन प्रकाश स्कूटी से रास्ते पर जाएंगे तो पीछे से लॉरी से उन्हें दुनिया से हटा दिया जाएगा। लेकिन भाग्यवश चेतन प्रकाश ने तेजी से स्कूटी चलाई और रास्ते पर भारी भीड़ होने के कारण लॉरी उनका पीछा नहीं कर पाई। इस वजह से चेतन प्रकाश उस बार भी बच गए। इधर प्रवीण राठौर ने देखा कि शाहरुख खान से काम नहीं हो रहा, तो उन्होंने दूसरी योजना बनानी शुरू की। इसके लिए उन्होंने अपने एक अन्य दोस्त संतोष निर्मल से संपर्क किया जो एक अस्पताल में काम करता था। संतोष निर्मल ने कई बार ऑपरेशन थिएटर में काम किया था और उसे दवाइयों के बारे में अच्छी जानकारी थी। इसलिए प्रवीण राठौड़ ने उससे ऐसी दवा के बारे में पूछा जिसके इस्तेमाल से कोई व्यक्ति दुनिया से चला जाए और मेडिकल रिपोर्ट में इसका पता न चले। इसके बाद 31 दिसंबर 2017 को संतोष निर्मल ने ऑपरेशन थिएटर के स्टोर रूम से 2 दवा की शीशियां चुराकर प्रवीण राठौर को दे दी। ये ऐसी दवाएं थीं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर डॉक्टर अपने काम में करते हैं और इनके उपयोग से मेडिकल रिपोर्ट में ये पता नहीं चलता कि वास्तव में कौन सी दवा इस्तेमाल की गई थी। हम आपको इस दवा का नाम नहीं बता सकते क्योंकि ये जानकारी आम लोगों के लिए जरूरी नहीं है। यह केवल उन डॉक्टरों के लिए है जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। इसी दवा का इस्तेमाल करके चेतन प्रकाश के साथ दुखद घटना को अंजाम दिया गया था। इस वजह से ना तो कोई फॉरेंसिक टीम और ना ही किसी रिपोर्ट में इस दवा का नाम सामने आया, यानी रिपोर्ट में यह पता नहीं चल सका कि कौन सी दवा इस्तेमाल की गई थी। इस दवा का इस्तेमाल करके उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की थी, जिसके कारण शुरू में इसका पता नहीं चल सका। तीसरी बार प्रवीण राठौर और शाहरुख खान ने मिलकर दिल्ली में कुछ लोगों को चेतन प्रकाश को हटाने के लिए भेजा, लेकिन आईबी ऑफिस में हाई सिक्योरिटी और चारों तरफ सीसीटीवी होने के कारण वे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद शाहरुख खान और प्रवीण राठौर ने फिर से योजना बनाई और 3 लॉरी ड्राइवरों को एक साथ भेजा ताकि चेतन प्रकाश को दुनिया से हटाया जाए। घटना वाले दिन चेतन प्रकाश स्कूटी से रास्ते पर जा रहे थे, तभी पीछे से एक लॉरी ने आकर उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर से चेतन प्रकाश गिर गए, लेकिन उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई। हालांकि उनकी स्कूटी को काफ़ी नुकसान हुआ। जब चेतन प्रकाश अस्पताल में थे और पुलिस घटना की जांच के लिए उनके पास आई, तब प्रवीण राठौर चेतन प्रकाश के साथ ही मौजूद था। उसने पहले से ही योजना बनाकर चेतन प्रकाश को यह सिखा दिया था कि पुलिस को क्या कहना है। प्रवीण ने उन्हें बताया कि अगर वे सारी सच्चाई बता देंगे तो उन्हें इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा और पुलिस जांच शुरू कर देगी। प्रवीण राठौर के सिखाए अनुसार चेतन प्रकाश ने पुलिस को बताया कि वे स्कूटी चला रहे थे। तभी कोई बड़ा जानवर या सांड आकर उन्हें टकरा गया, जिसके कारण वे गिर गए और उन्हें कुछ शारीरिक चोटें आईं। दरअसल चेतन प्रकाश को यह समझ नहीं आया कि ये प्रवीण राठौर की पूरी तरह से साजिश थी, जिसका मकसद उन्हें दुनिया से हटाना था। उनको कई बार नाकाम होने के बाद उन्होंने आखिरी योजना बनाई कि चेतन प्रकाश गलाना को किसी ऐसे केमिकल के जरिए दुनिया से हटाया जाएगा जिससे कोई संदेह न कर सके। फिर वो दिन आ गया जब चेतन प्रकाश गलाना ने दिल्ली से छुट्टी लेकर घर आने का फैसला किया, तो सबसे पहले वे अपने माता पिता से मिलने गए। वहां से निकलने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी अनीता मीना को फोन करके बताया कि वे कुछ ही देर में घर पहुंच जाएंगे। उसी समय से शाहरुख खान का एक दोस्त चेतन प्रकाश का पीछा करने लगा। उसने ट्रेन में भी उनका पीछा किया। जब चेतन प्रकाश झालावाड़ स्टेशन पर उतरे
और पैदल अपने नए फ्लैट की ओर जा रहे थे, तब भी शाहरुख खान का ये दोस्त उनका पीछा कर रहा था। इस बीच स्टेशन के पास ही प्रवीण राठौर और 2 अन्य लोग, कुल मिलाकर 3 लोग, एक 4 पहिया गाड़ी में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब चेतन प्रकाश पैदल एक सुनसान जगह पर रास्ते के किनारे पहुंचे, तभी तुरंत एक 4 पहिया गाड़ी उनके पास आकर रुकी। बाकी 3 सदस्यों के सहयोग से चेतन प्रकाश गलाना को जबरदस्ती गाड़ी में खींच लिया गया और एक निर्जन इलाके में ले जाया गया। वहां चेतन प्रकाश और प्रवीण राठौर के बीच कुछ तीखी बातचीत हुई। इसके बाद प्रवीण ने इशारे से अपने बाकी साथियों को संकेत दिया। उन्होंने एक शीशी से केमिकल निकाला, उसे इंजेक्शन में भरा और चेतन प्रकाश के शरीर में वो केमिकल इंजेक्ट कर दिया। इसके बाद चेतन प्रकाश की सांस रुक गई और उन्हें दुनिया से हटा दिया गया। फिर चेतन प्रकाश के शव को रेलवे स्टेशन के पास छोड़ दिया गया। प्रवीण राठौर ने चेतन प्रकाश के फोन से अनीता मीना यानी उनकी पत्नी को एसएमएस भेजा कि वो ऑटो से घंटे में घर पहुंच जाएंगे। ये इसलिए किया गया ताकि बाद में पुलिस जांच के दौरान किसी को शक ना हो, यानी पुलिस को गुमराह करने के लिए ये साजिश रची गई थी। इस घटना में प्रवीण राठौर, शाहरुख खान, प्रिंस, फरहान खान, संतोष निर्मल और चेतन प्रकाश की पत्नी अनीता मीना शामिल थे। इसके बाद पुलिस ने एक एक करके सभी को गिरफ्तार कर लिया और हिरासत में ले लिया। 2 सितंबर 2018 को पुलिस टीम ने जांच पूरी करके एक चार्जशीट फाइल की। चेतन प्रकाश का ये केस लगभग 7 साल तक अदालत में चला। फिर इस साल यानी मई 2025 में अदालत ने इस केस में अंतिम फैसला सुनाया। SC/ST कोर्ट ने शाहरुख और प्रवीण राठौर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फरहान के खिलाफ ठोस सबूत न होने की वजह से उसे 3 साल की सजा काटने के बाद रिहा कर दिया गया। इसके अलावा अनीता मीना और संतोष निर्मल को 14-14 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही सभी को 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ा। कोई भी अपराध सही नहीं है। अपराध से दूर रहने की कोशिश करें। अगर आपको कभी कोई समस्या हो तो पुलिस प्रशासन की मदद लें। ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। वीडियो में कुछ तस्वीरें AI की मदद से बनाई गई हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। कृपया कोई भी भ्रमित न हो। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।